हेलो एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग। दिस साइड इज मी हुमा बंसल एंड जैसे कि आप लोगों को पता है मैंने अपने लास्ट वीडियोस में आप लोगों को पढ़ाया असम का पेपर। ठीक है, वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द असम पेपर जो कंडक्ट हुआ था अभी लास्ट ईयर, ठीक है, दिसंबर 19 में। तो और मैंने उस असम के पेपर के आपके पार्ट बी के कुछ क्वेश्चंस कराए थे, मैंने आपको पार्ट सी के कुछ क्वेश्चंस कराए थे। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है पार्ट सी के फिजिकल केमिस्ट्री के, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो आप पहले मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल सो दैट आई कैन डू द मैक्सिमम एज यू वांट, ताकि मैं आपको फिजिकल जितना हो सके, जो आप मुझसे चाहते हैं, डिमांड रखते हैं, बढ़ा सकें। ठीक है, जस्ट यू हैव टू डू सपोर्ट मी, यू हैव टू सपोर्ट मी, यू हैव टू शेयर माई चैनल एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज। ओके, तो उसके अलावा मैं आपसे एक चीज़ और बोलूँगी, जब भी आप क्वेश्चन कोई भी मेरा रिवाइज करें तो आप सबसे पहले ट्राई करें कि आप खुद से रिवाइज करें क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि आप पहले ट्राई करो कि आप खुद से आपसे हो सकता है या नहीं हो सकता है। जब मैं क्वेश्चन लिख के देती हूँ आपको, अगर आपसे आप वहीं पे पॉज कर दो वीडियो को, अगर आपसे नहीं होता है, ठीक है, फिर आप जाके मेरा सोल्यूशन देखो। दैट इज अ बेटर अप्रोच फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस पार्ट सी असम का पेपर, पार्ट सी 27 दिसंबर 19 का जो पेपर हुआ था उसी के बारे में ही बात करते हैं। एंड आई एम गोइंग टू गिव यू द एक्सप्लेनेशन ऑफ केमिकल थर्मोडायनेमिक्स क्वेश्चन फर्स्ट। 2 क्वेश्चन केमिकल थर्मोडायनेमिक्स से पहले गो कराऊंगी, फिर वन बाय वन अभी बहुत सारे क्वेश्चन पेंडिंग है, आई विल डिस्कस ऑल ऑफ देम। ठीक है, तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में थे फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स। क्या क्वेश्चन था? द करेक्ट सेट ऑफ रिलेशनशिप अमंग द फॉलोइंग फॉर अ वन कंपोनेंट सिस्टम इज। मुझे क्या बताना है? एक वन कंपोनेंट सिस्टम के लिए मुझे बताना है इन चारों में से कौन सा रिलेशनशिप करेक्ट है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए कि उसने गिवन क्या है। कर्ल म्यू अपॉन कर्ल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज माइनस एसएन एंड कर्ल म्यू अपॉन कर्ल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज माइनस वीएम। पहली चीज मुझे ये गिवन है। ठीक है, यू हैव गिवन दैट थिंग कि जो अब देखो ये क्या है, म्यू क्या होता है आप जानते हो, दैट म्यू रिप्रेजेंट द केमिकल पोटेंशियल। ठीक है, और ये कब होता है? जब मैं किसकी बात कर रही होती हूँ, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द ओपन सिस्टम। ठीक है, जब मैं किसके बारे में बात कर रही होती हूँ, ओपन सिस्टम के बारे में। तो उसने क्या बोला है, ही गेव टू कर्ल म्यू अपॉन कर्ल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, और दूसरा बोल रहा है कर्ल म्यू अपॉन कर्ल टी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये किसके इक्वल है मुझे बताना है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको 2 तरीके से बताती हूँ। यू कैन इजिली डू बाय शॉर्टकट एज वेल एंड यू कैन ऑल्सो रिमेम्बर दैम। ठीक है, आपको मैक्सवेल स्क्वायर आता होगा, सम हार्ड प्रॉब्लम, गो थ्रू अ वेरी यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, ओके फाइन, बात आया समझ में। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो अब यहाँ पर देखिए, देखो म्यू क्या होता है एक्चुअली। अगर आपको म्यू का फॉर्मूला याद है, यू नो दैट म्यू इज इक्वल टू कर्ल जी अपॉन कर्ल एन आई एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर एंड एनजे। सबसे मोस्ट ऑफनली यूज्ड जो फॉर्मूला होता है केमिकल पोटेंशियल का, वो जी की टर्म में होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो मैंने जी क्यों लिया, आपको पता है म्यू को हम किसी भी थर्मोडायनामिक पोटेंशियल की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट मैंने जी इसलिए लिया बिकॉज ये बोल रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। प्रेशर और टेम्परेचर पे कौन सा रहता है, गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, तो अब आपको पता है, देखो आपको पता है कि जी एक स्टेट फंक्शन है, तो उसके ऊपर हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, वी कैन अप्लाई द यूलर थ्योरम, राइट। ठीक है, तो अब ये आपको ये क्वेश्चन काफी बार, इस तरीके का क्वेश्चन काफी बार नेट में भी आ चुका है और गेट में भी आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरी प्रीवियस ईयर की जो रिकॉर्डिंग्स हैं गेट की, मैंने केमिकल थर्मोडायनामिक्स के सारे चैनल के ऊपर अपलोड किया है, एज वेल एज नेट का भी अपलोड किया है, यू कैन चेक अप फ्रॉम देम। ठीक है, तो चलिए मैं अब इस क्वेश्चन के बारे में बात करती हूँ। क्या है कर्ल म्यू अपॉन कर्ल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। पहले मैं इसको आपको सीधा बताती हूँ, इससे करना। कर्ल म्यू अपॉन कर्ल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो आप म्यू के बजाय आप जी का देख लो। ठीक है, क्योंकि म्यू क्या है, कर्ल जी अपॉन कर्ल एन आई। मैं आपको बताऊंगी, देखो मैं पहले एक बार इसको शॉर्टकट से बता दूं, फिर आपको डिटेल में बता दूंगी। तो देखो पहले क्या है, जी का टी के साथ एट कांस्टेंट प्रेशर, आपने यहां से किया होगा कर्ल जी अपॉन कर्ल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये किसके इक्वल होगा, एंट्रोपी के इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू एंट्रोपी। और एंट्रोपी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, एंट्रोपी विल बी नेगेटिव, बिकॉज जो यहाँ पर होता है वो साइन डिसाइड करता है, नीचे होता है उसकी तरफ एरो है, दैट्स व्हाई इट इज नेगेटिव। तो ये माइनस एंट्रोपी है।
तो अब ये क्या है, कर्ल जी अपॉन कर्ल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। हमसे पूछ क्या रहा है, कर्ल म्यू अपॉन कर्ल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो म्यू क्या होता है, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ मोल, और इसे हम क्या बोलते हैं, पार्शियल मोलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो दैट्स वाई क्या हो जाएगा, इसका वेरिएबल विद नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट, तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियल मोलर एंट्रोपी। ठीक है, बात आई समझ में। और सिमिलरली जब मैं इसकी बात करूं, कर्ल म्यू अपॉन कर्ल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो अब क्या देखो, कर्ल जी अपॉन कर्ल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब पी की तरफ एरो नहीं है, सामने क्या है, वॉल्यूम, तो दैट विल बी वॉल्यूम। लेकिन आप क्या करोगे फर्दर, म्यू के अंदर क्या है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ मोल्स, दैट्स व्हाई क्या हो जाएगा, पार्शियल मोलर वॉल्यूम। ये वीएम क्या रिप्रेजेंट करता है, पार्शियल मोलर वॉल्यूम, और ये पार्शियल मोलर एंट्रोपी। ठीक है, तो दैट इज द क्वेश्चन डिस्कशन। इसके बारे में थोड़ा सा और बताऊंगी मैं, देखिए, I will elaborate the concept. ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा एलोबरेट कर देती हूँ, ताकि अगर दोबारा कभी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको प्रॉब्लम अराइज ना हो। ठीक है, राइट। देखिए, एक्चुअल में देखो क्या था, मैंने क्या लिखा, म्यू इज इक्वल टू कर्ल जी अपॉन कर्ल एन आई एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर एंड एनजे। ये होता है मेरा फॉर्मूला। अब देखिए, अब मैं क्या कर रही हूँ, व्हाट आई एम डूइंग नेक्स्ट, अब मैं क्या कर रही हूं, उसने हमसे पूछा है कर्ल म्यू अपॉन कर्ल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो अगर मैं इसको इसकी फॉर्म में लिखूं, कर्ल अपॉन कर्ल टी, कर्ल जी अपॉन कर्ल एन आई एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर एन जे, और ये पूरा क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर। मैं इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब जी मेरा क्या है, जी इज अ स्टेट फंक्शन, और स्टेट फंक्शन के ऊपर हम क्या अप्लाई करते हैं, यूलर थ्योरम। तो मतलब इन दोनों को मैं आपस में एक्सचेंज कर सकती हूँ, जो भी स्टेट फंक्शन होते हैं उनके ऊपर क्या अप्लाई होती है, यूलर थ्योरम। और उसके लिए क्या होता है, दिस रिलेशन इज ऑल्सो ट्रू, मतलब कर्ल अपॉन कर्ल एन आई, कर्ल जी अपॉन कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर विद टेम्परेचर, प्रेशर एंड एनजे, ये रिलेशनशिप क्या होंगे, दोनों क्या होंगे, दिस विल बी इक्वल फॉर व्हेन, जब क्या हो, एक स्टेट फंक्शन के लिए हो। तो अब जी अपॉन टी एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा, दैट विल बी एंट्रोपी, नेगेटिव ऑफ एंट्रोपी। तो ये क्या हो जाएगा, कर्ल अपॉन कर्ल एन आई माइनस एस, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर और एनजे। और किसी भी क्वांटिटी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ मोल, इसे हम क्या बोलते हैं, पार्शियल मोलर क्वांटिटी। तो ये क्या बन जाएगा, पार्शियल मोलर एंट्रोपी। इस तरीके से हुआ, एक्चुअल थ्योरेटिकल कंप्लीट कॉन्सेप्ट इसका ये था। और सेम तरीके से आप इसको निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कर्ल जी अपॉन कर्ल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, मोलर वॉल्यूम, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट ये था इसके पीछे। और ये क्वेश्चन गेट में भी पूछ रखा है उसने काफी बार, और नेट में भी इस बात से उसने काफी बार क्वेश्चन पूछ रखा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उन्हीं के अंदर से ही क्वेश्चन पूछता है आपसे वो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। Now let's do the next one. For a first order phase transition, the heat capacity is infinite. मुझे बताना है फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। पहला बोल रहा है द हीट कैपेसिटी इज इनफाइनाइट एट ट्रांजिशन टेम्परेचर। टी ट्रांजिशन क्या है, ट्रांजिशन टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर के ऊपर क्या होती है, कोई भी फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन क्या होती है, टेक्स प्लेस होती है, that is the transition temperature. The heat capacity is finite and continuous. CTS का मतलब है continuous at transition temperature. थर्ड बोल रहा है जीरो है at transition temperature. फोर्थ बोल रहा है discontinuous है and finite है at transition temperature. तो बात करते हैं, देखो फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन आप क्या बोलते हो, मान लो मेरा वाटर है, ठीक है, वाटर है, सॉलिड से क्या हो रहा है, वाटर लिक्विड बन रहा है, या वाटर लिक्विड से क्या बन रहा है, वाटर वेपर बन रहा है। ये सारी क्या होती हैं, दीज ऑल आर रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ओके। एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी होती है, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, बिकॉज ये क्या है, वन कंपोनेंट सिस्टम है। ठीक है, दैट इज फॉर वन कंपोनेंट सिस्टम, वन कंपोनेंट विद थ्री फेजेस। ठीक है, और ये सारी की सारी क्या होती है, दीज ऑल आर फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। फेज क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, तो अब वो पूछ रहा है, इसके लिए हीट कैपेसिटी पूछ रहा है। देखो पहले आपको इसका बेसिक बात पता होना चाहिए। जैसे आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन के लिए हम हमेशा क्या लिखते हैं, दैट चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज जीरो। यू नो, जी कंटिन्यूअस होता है ना, इसके लिए जी इज कंटिन्यूअस। ठीक है,
मतलब क्या है, VDP माइनस SDT इज 0, माइनस होगा, सॉरी, ठीक है। ओके, फ्रॉम मैक्सवेल स्क्वायर आपको होगा यार, ठीक है। मैक्सवेल स्क्वायर से आप ये मैक्सवेल इक्वेशन याद कर सकते हो। और आपको पता है यहाँ पर DG0 एक्चुअल में होता क्यों है, बिकॉज इट टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर। ये हम कंडीशन क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। द फेज ट्रांसफॉर्मेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर। ये 0 है, ये 0 है, दैट्स व्हाई G0 होती है, DG0 होता है और G कंटिन्यूअस होता है। तो अब मुझसे पूछ रहा है CP के बारे में, हीट कैपेसिटी के बारे में। तो हीट कैपेसिटी क्या होती है, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड एट सम बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, तो ये टर्म क्या होगी, 0 होगी। तो समथिंग बाय 0 इज ऑलवेज इनफिनिटी, that's why the option A is the true option. That's the reason behind the question. I hope you got that understood well. ठीक है, समझ में आया आपको, ठीक है। तो ये कंप्लीट एलोबरेटली मैंने डिस्कस किया है अबाउट थर्मोडायनेमिक्स। अब हम आगे करते हैं अदर क्वेश्चंस जो अदर टॉपिक्स के रिमेनिंग है। लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। हाँ जी, देखिए आगे क्वेश्चन, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन। The ratio of rotational partition function of HCl by rotational partition function of DCl is closest to, ठीक है। क्या पूछ रहा है वो, रेशियो ऑफ रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन फॉर HCl मॉलिक्यूल बाय द DCl मॉलिक्यूल किसके क्रॉस होगा, मुझे ये बताना है, ठीक है। आई हैव टू टेल दैट। ऑप्शंस आर 2, 0.67, 0.5 एंड 0.25। तो वी हैव टू फाइंड आउट द रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन। सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए फॉर द रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन, दैट इज इक्वल टू KT बाय सिग्मा बी, ठीक है। ओके फाइन। सिग्मा क्या होता है, सिमेट्री नंबर, वेयर सिग्मा रिप्रेजेंट द सिमेट्री नंबर। जो मेरे हिट्रो होते हैं, हिट्रोडायाटॉमिक, जैसे HCl है, जैसे DCl है, दोनों के लिए क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। बात आया समझ में। तो सिग्मा की वैल्यू दोनों के लिए 1 है, तो सिग्मा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब B क्या होता है, B इज h² इंटू 8π² h² इंटू 8π², ठीक है। बात आया समझ में, फाइन। तो अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे देखना है, मैं एक बार जनरल रिलेशन निकालती हूँ। K कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, ठीक है। एट अ सर्टेन टेम्परेचर बोला है उसने, या एट एनी टेम्परेचर बोला है, एट एनी टेम्परेचर इज क्लोजेस्ट टू, किसी भी टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। तो दोनों का सेम टेम्परेचर लेते हैं हम। K भी कांस्टेंट हो गया, T भी कांस्टेंट हो गया, सिग्मा की वैल्यू दोनों के लिए सेम है, वो भी कांस्टेंट हो गया, H भी कांस्टेंट हो गया, 8 भी कांस्टेंट और पाई भी कांस्टेंट। तो मतलब यहाँ पर Q रोटेशनल किस पे डिपेंड कर रहा है, I के ऊपर, ठीक है। ओके, और I क्या होता है, Q रोटेशनल I इज इक्वल टू μr², दैट इज μr², ठीक है। तो R की अब मुझे क्या निकालना है, इट डिपेंड अपॉन द रिड्यूस मास एज वेल एज द r²। तो R के बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो सिंपली मैं क्या लिख दूंगी, इट टोटली डिपेंड अपॉन द रिड्यूस मास। बात आया समझ में। अब मुझे क्या निकालना है, इनका रेशियो निकालना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, QR ऑफ HCl बाय QR ऑफ DCl विल बी इक्वल टू, क्या होगा, इसका रिड्यूस मास, HCl का रिड्यूस मास क्या होगा, म्यू ऑफ HCl बाय म्यू ऑफ DCl, ये हो जाएगा ना, म्यू ऑफ HCl बाय म्यू ऑफ DCl, राइट, ठीक है। ओके, अब इसको मैं सॉल्व आउट करती हूँ। HCl का और बाय DCl का रिड्यूस मास कैसे वेरी करेगा। HCl का क्या होगा, 35.5 इंटू 1 बाय 35.5 प्लस 1, और इसका क्या होगा, 35.5 इंटू 2 बाय 35.5 प्लस 2, ठीक है। तो ये 36.5 होगा, 37.5 अप्रोक्सीमेटली क्लॉज है, मुझे क्लॉज ही निकालना है, परफेक्ट नहीं निकालनी है, तो मैं इनको काट देती हूँ। ये इससे कट गया, कितना आ गया, 1/2, दैट विल बी 0.5, ठीक है। क्या आ गया, 0.5 एंड ऑप्शन 3 विल बी द आंसर। जस्ट आपको पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, फिर आप देखो कि वेरी क्या क्या कर रहा है। उसे टेम्परेचर भी कोई भी बोला, ठीक है, K कांस्टेंट है ही, H कांस्टेंट है ही, सिग्मा दोनों के लिए सेम है, ठीक है।
और टी कांस्टेंट दिया है उसने, 8 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, आर का वैल्यू भी उसने कुछ मेंशन नहीं किया। तो डायरेक्टली क्या है, रिड्यूस मास के साथ वेरी होगा। तो HCl का रिड्यूस मास क्या होगा, 35.5 बाय 35.5 प्लस 1, और ये क्या होगा 35.5 इंटू 2 बाय में 35.5 प्लस 2। अप्रोक्सीमेटली है, मैंने काट दिया, अगर परफेक्ट वैल्यू पूछता तो मुझे उसे भी सॉल्व करना पड़ता। ओके, तो दैट वैल्यू कम्स आउट टू बी नियर अबाउट 0.5। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आई होप यू गॉट दैट क्वेश्चन। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन भी मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा से ही है। द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट स्टॉक्स एंड द एंटी स्टॉक्स ट्रांजिशन ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल इन रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा इज 24 सेंटीमीटर इनवर्स। क्या बोल रहा है, ही इज सेइंग अबाउट रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा। उसमें पहली स्टॉक और एंटी स्टॉक लाइन के बीच का गैप 24 सेंटीमीटर इनवर्स गिवन है उसने। तो आपको पता होगा, यू बेटर नो अबाउट द स्टॉक्स एंड एंटी स्टॉक्स लाइन कि म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट प्लस माइनस क्या होता है 4b इंटू जे प्लस 3/2। ये मेरा जनरल फॉर्मूला होता है फॉर द स्टॉक्स लाइन एज वेल एज द एंटी स्टॉक्स लाइन। ठीक है, तो स्टॉक्स लाइन क्या होती है, जो लो फ्रीक्वेंसी की होती है, ठीक है, और जो हाई वाली होती है वो क्या होती है, एंटी स्टॉक्स। तो ये मेरी क्या होती है, जस्ट बेसिक वाली म्यू नॉट, ये मेरी रेले लाइन होती है, दैट इज माय रेले लाइन। ठीक है, और न्यू नॉट, पहले आप जे की वैल्यू क्या पुट कर दो, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, 0 पुट कर दोगे क्या आएगा -6b, 1 पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा 1, 5/2 20/2 10b। सिमिलरली एंटी स्टॉक्स होगी। ठीक है, ये क्या होगी न्यू नॉट प्लस 6b, अगली क्या होगी न्यू नॉट प्लस 10b। ठीक है, इस तरीके से वही करता है। तो अब वो पूछ रहा है कि स्टॉक और एंटी स्टॉक लाइन के बीच का गैप रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा में 24 सेंटीमीटर इनवर्स है। मतलब इन दोनों के बीच का गैप, ये पहली क्या है, स्टॉक और एंटी स्टॉक लाइन है, फर्स्ट स्टॉक एंड एंटी स्टॉक लाइन, इनके बीच का गैप निकाल लो, कितना आ जाएगा न्यू नॉट -6b, न्यू नॉट प्लस 6b। पहले स्टॉक्स बोला ना उसने, स्टॉक्स एंड एंटी स्टॉक्स, पहले स्टॉक्स बोला है फिर उसने एंटी स्टॉक्स बोला है, तो ये कट गया। ठीक है, माइनस माइनस प्लस कितना आ गया 12b। ठीक है, ओके, ये वाली स्टॉक्स लाइन है, ये है एंटी स्टॉक्स। तो गैप कितना आ गया पहली स्टॉक और एंटी स्टॉक के बीच में 12b। इसका वैल्यू कितना गिवन 24 सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहां से क्या आ गया 12b इज इक्वल 24 सेंटीमीटर इनवर्स, मतलब b कितना आ गया 2 सेंटीमीटर इनवर्स। इतना बात समझ में आया। ठीक है, अब मुझसे पूछ क्या रहा है, द सेपरेशन इन सेंटीमीटर इनवर्स ऑफ द एडजेसेंट लाइन इन प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा विल बी। हमें क्या निकालना है, प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा के बीच में एडजेसेंट लाइन के बीच का गैप निकालना है। पहले हमारा यहां से क्या आ गया, b का वैल्यू आ गया 2 सेंटीमीटर इनवर्स। हम आगे करते हैं। ठीक है, देखिएगा जरा, प्योर के अंदर क्या होता है फॉर्मूला एनर्जी का, बीजे इंटू जे प्लस 1 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो जब मैं एनर्जी निकालती हूँ जे की वैल्यू 0 पुट करूंगी तो 0 2b। ठीक है, ये क्या 1 पुट किया, जब 2 पुट करोगे 2 इंटू 3 6b, जब 3 पुट करोगे 3 इंटू 12b एंड सो ऑन। ये रहती है मेरी, ये क्या होती है मेरी एनर्जी लेवल्स, that are the energy levels corresponding to J0 1 2 and 3। ठीक है, ओके, ये मेरा क्या है एनर्जी लेवल्स। इनके बीच का गैप कितना है, इनके बीच का गैप का क्या हो रहा है, बढ़ रहा है 2b 4b एंड 6b। ठीक है, तो आप यहां से क्या देख रहे हो, J इज इक्वल टू 0 से J इज इक्वल टू 1 के बीच का गैप कितना है 2b, J इज इक्वल टू 1 से J इज इक्वल टू 2 का गैप कितना है 4b, और J इज इक्वल टू 2 से J इज इक्वल टू 3 के बीच का गैप कितना है 6b। अब जो ये है ना, ये एडजेसेंट लाइंस होती हैं, इनके बीच का गैप निकालो, ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी 2b। ये क्या होती है एडजेसेंट लाइंस जो अपीयर होती है, तो लाइंस के बीच का गैप कितना हो गया 2b। तो 2b का वैल्यू निकालना है मुझे, मतलब कितना हो गया 4 सेंटीमीटर इनवर्स एंड दैट विल बी द आंसर। ठीक है, b का वैल्यू 2 था, 2b कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे 2 फ्रॉम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। चलिए अब हम आगे करते हैं।
चलिए बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे बताइएगा। आई विल सी यू विद नेक्स्ट क्वेश्चंस। अभी क्वांटम के पेंडिंग है, अभी सरफेस पेंडिंग है, अभी पेंडिंग है मेरा थर्मोडायनामिक्स सॉरी क्वांटम का, सरफेस का और ग्रुप थ्योरी का, अभी पेंडिंग इन कुछ क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ पार्ट सी ऑफ आसाम पेपर। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल विद योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट एज वेल एज गेट। Okay, thank you and have a good day ahead. Bye and take care. See you.